प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत निबंध पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का चुनाव कर उस पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक के लिए 2 अंक और इस प्रकार एक गद्यांश के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न संदर्भ से संबंधित होता है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या से और तीसरा एक तथ्य परक प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह उनके एक भाषण का अंश है। इसमें लेखक ने भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त विविधता में एकता के दर्शन किए हैं। लेखक का मानना है कि भारत में भिन्न भिन्न भाषा, जात और धर्म के लोग रहते हैं। उनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि सब कुछ भिन्न है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक रूप से भी यहाँ विविधता के दर्शन होते हैं। यहाँ कहीं पठार है तो कहीं मैदानी भाग है, फिर भी पूरा भारत उसी तरह एक है जैसे विभिन्न मड़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया गया हो, माले में गूंथ दिया गया हो। आज का गद्यांश देखें। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। लेखक का विचार है कि यदि कोई विदेशी यात्री भारत की यात्रा करे जो भारत से बिल्कुल परिचित न हो, वह परिचित हो और एक छोर से दूसरे छोर तक, छोर माने किनारा, सफर माने यात्रा, भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे की यात्रा करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी कि वह कह पड़ेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। और ये विभिन्नताएं ऐसी नहीं हैं कि इन्हें बहुत ध्यान से देखा जाए तभी दिखाई पड़ेंगी। ये इतनी सहजता से दिखाई पड़ जाएंगी, इतनी सरलता से दिखाई पड़ जाएंगी कि दृष्टि पड़ते ही हम उन्हें पहचान जाएंगे। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतने और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी कि जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। लेखक कहता है कि प्राकृतिक रूप से भी भारत में विविधता दिखाई देती है और वास्तव में यह विविधता किसी एक देश के भीतर नहीं बल्कि एक महाद्वीप के भीतर ही मिल सकती हैं। अर्थात विभिन्न तरह की विभिन्नताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित सिंचित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरि की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। लेखक कहता है कि जब कोई भारत की यात्रा शुरू करेगा तो एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं और जैसे जैसे वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेगा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से सिंचित समतल मैदानी हिस्सा है और उसके आगे विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरि आदि पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें रंग बिरंगे हिस्से भी नजर आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी। लेखक कहता है कि जैसे जैसे वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा उसे हिमालय की सर्दी जो साल माने वर्ष में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों को पहनने से छुटकारा नहीं देती,
आग के सामने से हटने से राहत नहीं देती और आगे बढ़ने पर समतल प्रांत में ऐसी भूमि मिलेगी जो गर्मी में इतनी तपती है मानो जल रही हो। तो कन्याकुमारी का सुखद मौसम भी मिलेगा जहाँ न ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। तप्त भूमि, गर्म जलती हुई भूमि, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। लेखक कहता है कि भारत की विविधता में प्राकृतिक विविधता बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि कोई भारत की यात्रा करना चाहे तो उसे यहाँ अनेक विविधताएं नजर आएंगी। यदि असम की पहाड़ियों में देखें तो 300 इंच तक की वर्ष में वर्षा हो जाती है। तो दूसरी ओर राजस्थान का जैसलमेर है जहाँ 2-4 इंच वर्षा भी बड़ी मुश्किल से होती है। अर्थात एक ओर तो अतिवृष्टि है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है असम, तो दूसरी ओर अनावृष्टि है, कम से कम वर्षा वाला या कह लें कि बिना वर्षा वाला क्षेत्र राजस्थान का जैसलमेर। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, भूगर्भ धरती के भीतर, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। लेखक भारत की विविधता में एकता के साथ उसकी विशेषताएं बता रहा है। कह रहा है कि संसार का कोई ऐसा अन्न नहीं, अनाज नहीं जो भारत की भूमि में न उगता हो या जिसे यहाँ उत्पन्न न किया जा सके। अर्थात यहाँ की भूमि इतनी उर्वर है कि यहाँ हर तरह का अन्न उगाया जा सकता है, हर तरह का फल यहाँ होता है, पैदा किया जा सकता है। लगभग हर तरह का खनिज पदार्थ भी भारत की भूमि के भीतर पाया जाता है। संसार का ऐसा कोई वृक्ष नहीं, कोई जानवर नहीं जो भारत के फैले हुए जंगलों में न मिलता हो। यदि सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा, आब माने जल, हवा माने हवा, यानी जलवायु का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत माने प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। लेखक कहता है कि यदि जलवायु के प्रभाव का अध्ययन करना हो तो भारत की धरती इसके लिए बहुत उपयुक्त है। वास्तव में किसी जलवायु का वहाँ रहने वाले व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जीता जागता उदाहरण भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रांत में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा भिन्न है। यदि सिद्धांत को देखना हो कि आबहवा का असर इंसान के रहन सहन पर, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में, सबूत मन प्रमाण बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, मशहूर मन प्रसिद्ध, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। लेखक कहता है कि वास्तव में जलवायु का हमारे रहन सहन, खान पान और शारीरिक बनावट और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना हो तो भारत के प्रांतों में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया जाए तो बड़े सरलता से इन्हें समझा जाता है और समझा जा सकता है। भारत में अनेक तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं, बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर बानी का स्वाद, बोली का स्वाद बदल जाता है, बोली का ढंग बदल जाता है। कोस यहाँ दूरी का एक मापक है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत सारगर्भित एवं विचारपूर्ण गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत
भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। उत्तर, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के निवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु का वहाँ के निवासियों के हर तरह के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ की जलवायु वहाँ के निवासियों को हर तरह से प्रभावित करती है। इसका जीता जागता प्रमाण भारत के विभिन्न प्रांतों में बसने वाले जन देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा आदि सभी भिन्न भिन्न हैं। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में बताया गया है कि असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 2-4 इंच मुश्किल से वर्षा होती है। यही कारण है कि असम की जलवायु अत्यधिक आर्द्रता से युक्त है, जबकि जैसलमेर की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। परीक्षा में प्रश्न तो 3 ही पूछे जाते हैं, किंतु 3 में से जो अंतिम प्रश्न है कोई भी हो सकता है, इसलिए 1-2 और महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। चौथा, भारत भूमि की क्या विशेषता है? उत्तर, भारत भूमि की यह विशेषता है कि इसमें संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक फल, अन्न, खनिज पदार्थ, वृक्ष, जानवर आदि मिलते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, प्राकृतिक विविधता मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा मस्तिष्क को प्रभावित करती है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।